तो जय श्री कृष्ण बच्चों, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल विज्ञानम पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर ग्रेविटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्लानेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, तो रिवॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कोई भी प्लानेट है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसका पाथ कैसा होता है, वो किस पाथ में रिवॉल्व करता है, किसी प्लानेट की वेलोसिटी कैसी होती है जब वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी जब कोई प्लानेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है। और ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि किसी प्लानेट का टाइम पीरियड और उस प्लानेट के डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हम समझेंगे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है टॉल्मी। आज से 2000 साल पहले सबसे पहले टॉल्मी ने यह बोला कि जितने भी प्लानेट हैं और सन, ये सभी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले प्लानेटरी मोशन से रिलेटेड एक थ्योरी टॉल्मी ने दी आज से 2000 साल पहले, जिसमें टॉल्मी ने यह बोला कि जितने भी प्लानेट और सन ये सब मिलके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। टॉल्मी ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी टॉल्मी ने जो थ्योरी दी उसको जियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया। जियोसेंट्रिक इसलिए बोला गया कि इस थ्योरी में ये माना गया था कि अर्थ जो है वो क्या है, सेंटर पे है और बाकी सारे प्लानेट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। टॉल्मी के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था कोपरनिकस, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ के चारों तरफ सारे प्लानेट रिवॉल्व करते हैं, बल्कि ऐसा है कि अर्थ और सारे प्लानेट मिल के सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यानी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है और सन के चारों तरफ अर्थ और सारे प्लानेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को बोला गया हेलियो सेंट्रिक थ्योरी, जिसमें यह माना गया कि सन जो है वो क्या है, सेंटर पे है और बाकी सारे प्लानेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। कोपरनिकस की थ्योरी को गैलीलियो ने सपोर्ट किया। गैलीलियो ने बोला कि कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी सही है और ऐसा ही होता है कि सारे प्लानेट अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक देखो, एक मज़ेदार बात है यहाँ पे, और वो मज़ेदार बात यह है कि कोपरनिकस से बहुत साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, आर्यभट्ट, जो कि कोपरनिकस से पहले बहुत साल पहले आर्यभट्ट ने भी ये बात बोला था कि अर्थ और सारे प्लानेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और आर्यभट्ट ने अपने इस थ्योरी के बेस पे सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, डे नाइट फॉर्मेशन को भी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। बट ये आर्यभट्ट के लिए बड़ी दुख की बात रही होगी कि उनके इस शोध का ज़्यादा महत्व नहीं मिला, क्योंकि उनके द्वारा जो भी डाटा कलेक्शन किए गए वो डाटा किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट के पास कम्युनिकेट नहीं हो पाए। लेकिन ये हमारे भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट हैं जिनको बहुत पहले उन्होंने ढूंढ लिया था। आज हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और पता चलता है कि इस फैक्ट को इस साइंटिस्ट ने ढूंढा था, और पता चलता है कि हमारे वेदों और पुराणों में ये बहुत पहले ये बात कही जा चुकी है। ऐसा उस समय के दौरान जो भी हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी ऋषि मुनि थे उन्हें उसका श्रेय दिया जा सकता है, और वो नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो कि हमारी प्रसिद्धि हो। वो बस किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को ढूंढ लेते थे और ढूंढ के बस लिख देते थे। तो ये आर्यभट्ट थे जिन्होंने कोपरनिकस से पहले ही इस बात का पता लगाया था कि सन के चारों तरफ सारे प्लानेट रिवॉल्व करते हैं। गैलीलियो के समय ही एक और साइंटिस्ट है जो गैलीलियो के समय ही था, जिनका नाम था टाइको ब्राहे। इन्होंने भी अपने पूरी जीवन में प्लानेटरी मोशन के बारे में ही स्टडी किया और बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए। तो देखो, केपलर ने क्या किया, कोपरनिकस के द्वारा जो कलेक्ट की गई डाटा थी प्लानेटरी मोशन से रिलेटेड, टाइको ब्राहे ने जो भी डाटा कलेक्शन किया, इन सब के डाटा को केपलर ने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके केपलर ने प्लानेटरी मोशन के 3 लॉ दिए, जिनको आज हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन कहते हैं। तो हमारा आज का वीडियो उन्हीं 3 लॉ पे बेस होगा, केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन।
तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला लॉ देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। केपलर्स फर्स्ट लॉ, इस लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, all planets revolves around the sun in an elliptical orbit and sun is situated at one of the foci of इलिप्स। तो देखो, पहले लॉ में केपलर ने ये बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किस ऑर्बिट में, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन जो होता है वो सिचुएटेड होता है उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, यानी दैट मीन्स कि इलिप्स क्या है। तो देखो, इस शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। केपलर से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं जो रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं, लेकिन केपलर ने बोला कि ऐसा नहीं है, जितने भी प्लैनेट हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इस शेप को इलिप्स बोला जाता है। किसी भी इलिप्स में दो फोकस होते हैं, इसको हम इलिप्स का फोकस बोलते हैं, ये इलिप्स का सेंटर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ केपलर ने यह भी बताया कि जो सन सिचुएटेड होता है वो कहाँ होता है, तो किसी एक फोकस पे होगा। सन या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। चलो हम मान लेते हैं सन कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखो, इस लॉ से हमें एक बात ये मिलता है कि जब भी कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा उसका डिस्टेंस जो होगा वो हर जगह सेम नहीं होगा। जैसे अगर सपोज करो प्लैनेट अगर यहाँ पे हो तो वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, अगर प्लैनेट यहाँ पे होगा तो वो सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, यानी ये सन से उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, किसका, प्लैनेट का। ये डिस्टेंस जो होगा वो सन से फारदेस्ट डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं, यानी ये पॉइंट है फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, इसको बोलते हैं एफिलियन। और ये जो है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, और इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। इसको एफिलियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। ये ए, ये पी। तो अगर हम देखें तो केपलर्स के फर्स्ट लॉ से हमें ये बात पता चलता है कि प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है सन से वो सेम नहीं होता, यानी द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम सन इज नॉट सेम एट ऑल टाइम। हमेशा प्लैनेट का डिस्टेंस सन से सेम नहीं होता, कभी प्लैनेट सन से दूर होता है, कभी प्लैनेट सन के नज़दीक होता है। जैसे जैसे वो रिवॉल्व करते हुए इधर आएगा तो उसका डिस्टेंस कम होते जाएगा, यहाँ पे उसका डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा और यहाँ पे डिस्टेंस प्लैनेट का सबसे मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पे प्लैनेट का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है उसको एफिलियन बोलते हैं, और जहाँ पे प्लैनेट का डिस्टेंस सबसे मिनिमम होता है उसको हम पेरीहीलियन बोलते हैं। ये सेंटर हो गया। अब देखो पी ए, ये जो डिस्टेंस है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस कहलाता है, यानी पी ए को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट का मेजर एक्सिस कहलाएगा। तो अगर देखो तो पी ए मेजर एक्सिस है, ओ क्या है, तो सेंटर है इस इलिप्स का, तो पी ओ जो होगा वो मेजर एक्सिस का आधा हो जाएगा, तो पी ओ को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, डिनोट ए से भी करते हैं, आर से भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेमी मेजर एक्सिस। अब देखो ये फोकस है और ये भी फोकस है। फोकस का इलिप्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम एसओ लिखें, और सेमी मेजर एक्सिस जो कि हमारा पी ओ है, यानी कि किसी भी इलिप्स के फोकस का, किसी एक फोकस का उसके सेंटर से डिस्टेंस और सेमी मेजर एक्सिस का ये जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी
ऑफ इलिप्स, और इसको डिनोट करते हैं हम ई से। तो हम देखें तो ई इज इक्वल टू एस ओ अपॉन पी ओ। पी ओ क्या है, तो सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम ए से डिनोट करते हैं तो ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलता है ए ई इज इक्वल टू एस ओ, यानी सन का जो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर से जो सन का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ए ई, यानी ये डिस्टेंस ए ई हो गया, ये डिस्टेंस भी ए ई हो जाएगा। पी से ये डिस्टेंस जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है ए, ये भी कितना होगा, तो ये डिस्टेंस भी ए होगा। अब देखो, अगर हम एस ए को देखें, यानी एस ए जो क्या है, ये प्लानेट का मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम सन, तो ये एस ए जो होगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसको हम आर ए से डिनोट करें, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लानेट फ्रॉम सन, तो आर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखो एस ए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ए ई, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ए है, तो आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए ई। अगर ए कॉमन ले ले तो 1 प्लस ई, यानी किसी भी प्लानेट का सन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है ए इंटू 1 प्लस ई, वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। अगर मिनिमम डिस्टेंस देखें हम किसी प्लानेट का, तो ये होगा एस पी, और इस मिनिमम डिस्टेंस को अगर हम आर पी से डिनोट करें तो आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा डिस्टेंस ए है, माइनस ये डिस्टेंस ए ई, तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस ई। तो ये हो जाएगा हमारा किसी भी प्लानेट का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। एक बार रिपीट कर देते हैं, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ में केपलर ने ये बोला कि सारे प्लानेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और सन जो होता है वो इलिप्स के किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। इस लॉ से हमें ये बात पता चलता है कि जो प्लानेट का डिस्टेंस होता है सन से, वो हर समय क्या नहीं होता है, सेम नहीं होता। यानी प्लानेट कभी सन से दूर होता है, कभी सन के करीब होता है। जैसे जैसे प्लानेट रिवॉल्व करेगा उसका डिस्टेंस सन से क्या होगा, बदलेगा। तो इसको उतार लीजिए, उतार लिया, मिटा रहे। अब देखते हैं सेकेंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लानेट sweeps equal area in equal time interval. It means the aerial velocity of a planet is constant. देखो, केपलर ने अपने सेकेंड लॉ में ये स्टेट किया कि जितने भी प्लानेट है जो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, अगर हम एक लाइन खींचें जो सन और प्लानेट को क्या करे, ज्वाइन करे, तो वो लाइन जो एरिया स्वीप करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, वो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। डैट मीन्स कि इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लानेट इज कॉन्स्टेंट। एरियल वेलोसिटी देखो क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करे तो वो किसी गिवन टाइम में कितना एरिया स्वीप करता है। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, और उसका पोजीशन ये है, वो है पी पे, और किसी टाइम पे, किसी डेल्टा टी टाइम पे वो पी से P1 पे पहुंच गया, तो ये जो एरिया उसने स्वीप किया है, अगर ये एरिया डी ए से अगर रिप्रेजेंट करें, इस एरिया को अगर डी ए से रिप्रेजेंट करें तो डी ए अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये बोला केपलर ने कि एरियल वेलोसिटी, किसी प्लानेट का जो एरियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया किसी प्लानेट का, ये सन हो गया। सपोज करो कि प्लानेट अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे है इस पॉइंट ए पे, और वो किसी टाइम डेल्टा टी टाइम में वो ए से A1 पे पहुंच गया रिवॉल्व करके, तो उसने कितना एरिया स्वीप किया इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में,
तो उस प्लानेट द्वारा जो एरिया स्वीप किया जाएगा वो एरिया ये होगा। अब ये मान लेते हैं कि प्लानेट यहाँ पे था अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पी पे, और वो डेल्टा टी टाइम में इस पी से रिवॉल्व करते हुए पॉइंट P1 पे पहुँच गया। तो यहाँ पे उसने कितना एरिया स्वीप किया, ये एरिया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों एरिया स्वीप किए गए हैं प्लानेट के द्वारा, यहाँ पे भी ये जो एरिया स्वीप हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, डेल्टा टी। यहाँ पे भी जो एरिया ये जो स्वीप किया है प्लानेट ने वो कितने टाइम में किया है, डेल्टा टी। तो अकॉर्डिंग टू केपलर ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एरिया ऑफ SA1 इक्वल होगा एरिया ऑफ SPP1। चलो समझो, ये एरिया SA1 ये टोटल एरिया इक्वल होगा किसके, SPP1। कब इक्वल होगा, जब ये टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो। यानी ये टाइम इंटरवल दोनों सेम है, तो सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब तुम ये देख सकते हो कि अगर इन दोनों का एरिया अगर इक्वल हो तो ये तभी पॉसिबल है, इन दोनों का एरिया इक्वल, जब ये AA1 और ये PP1 में ऐसा रिलेशन हो कि AA1 छोटा हो और PP1 क्या हो, बड़ा हो। ये तभी पॉसिबल है कि जब PP1 इज ग्रेटर देन AA1। तुम देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगा ये छोटा होगा किससे, इस डिस्टेंस से। तो इससे देखो एक बात पता चलती है, अगर हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, PP1 अपॉन डेल्टा टी इज ग्रेटर देन AA1 अपॉन डेल्टा टी। तो हम बोल सकते हैं कि PP1 अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा प्लानेट का, कहाँ पे, पॉइंट P पे। यानी P पे अगर मान लो लीनियर वेलोसिटी VP हो और इस पॉइंट A पे प्लानेट का लीनियर वेलोसिटी अगर VA हो, तो हम देख सकते हैं कि ये जो होगा PP1 अपॉन डेल्टा टी ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा प्लानेट का एट पॉइंट P, और AA1 अपॉन डेल्टा टी ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा प्लानेट का एट पॉइंट A। तो हम बोल सकते हैं कि VP इज ग्रेटर देन VA। तो सेकेंड लॉ से हमें ये बात पता चलता है कि किसी भी प्लानेट का जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। जब प्लानेट सन से दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जब प्लानेट सन के नज़दीक होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि क्लोजेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है और फारदेस्ट पॉइंट पे यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं इससे कि द लीनियर स्पीड ऑफ ए प्लानेट is more when it is close to sun and less when it is far from sun। मतलब कि प्लानेट का लीनियर स्पीड ज़्यादा होगा जब वो सन के नज़दीक होगा, और प्लानेट का लीनियर स्पीड कम होगा जब वो सन से दूर होगा। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम इस बात को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या एरियल वेलोसिटी किसी प्लानेट का कांस्टेंट होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, उतार लिया। तो चलो अब हम इस बात को समझेंगे कि क्या सही में किसी प्लानेट का जो एरियल वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। तो समझो इस बात को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, अगर मान लो कि लेट ए प्लानेट ऑफ मास m revolves in a circular orbit, then its angular momentum L। अगर कोई भी प्लानेट जिसका मास m है, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ पे, हम ये मान के चलेंगे कि पाथ जो है वो क्या है, सर्कुलर है, तो अगर सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू वो होता है 2m इंटू dA अपॉन dt। यहाँ से अगर हम देखें तो dA अपॉन dt दैट मीन्स कि ये है एरियल वेलोसिटी, इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2 इंटू मास किसी भी प्लानेट के लिए। यानी अगर किसी प्लानेट का एंगुलर मोमेंटम L है और उसका मास m है, तो उसका जो एरियल वेलोसिटी होगा वो होगा
L/2m। अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए एक सेंट्रल फोर्स चाहिए, जिसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। यानी कि अगर कोई प्लानेट अगर सन के चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एक सेंट्रल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रल फोर्स क्या होगा, तो सन और प्लानेट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही वहाँ पे सेंट्रल फोर्स की तरह वर्क करेगा। यानी किसी भी प्लानेट को मूव करने के लिए एक सेंट्रल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी ऑल प्लानेट मूव्स इन इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स F। तो जितने भी प्लानेट हैं वो सारे प्लानेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में, तो एक सेंट्रल फोर्स F। और वो सेंट्रल फोर्स F जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल होता है किसके किसके बीच, सन और उस प्लानेट के बीच। अब ये जो सेंट्रल फोर्स होता है इसका डायरेक्शन अगर देखें, सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन वो किधर होगा, सेंटर की तरफ यानी सन की तरफ। और जो डिस्टेंस होता है प्लानेट का, अगर उसका डिस्टेंस वेक्टर देखें यानी आर वेक्टर देखें, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द सेंट्रल फोर्स इज अपोजिट टू आर वेक्टर। ये जो सेंट्रल फोर्स F होगा ये आर वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो सेंट्रल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, और जो रेडियस होता है यानी जो आर वेक्टर होता है वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, F और R अपोजिट होंगे। ये चीज़ आपको मिलेगा जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन में ये आपको एंगुलर मोमेंटम और ये सेंट्रल फोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करे, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करे, तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई होता है, जो टॉर्क लगता है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 है। अपोजिट का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल फोर्स और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर हम टाउ देखें तो टाउ इज इक्वल टू हो गया आर एफ साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू 0। नाउ टाउ इज इक्वल टू, टाउ ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी टाउ इज इक्वल टू होता है डी एल अपॉन डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ही हम टॉर्क बोलते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया डी एल अपॉन डी टी। यहाँ से हमको टाउ का वैल्यू क्या मिला है, 0 मिला है। अगर हम टाउ का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर किसी भी क्वांटिटी का जो रेट है अगर वो 0 आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। ऐसे भी समझो कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चला कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से देखो कि एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2 इंटू मास। तो यानी कि ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। नीचे क्या है, मास, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें मिला कि डी ए अपॉन डी टी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी प्लैनेट का, यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट था, मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट कर गया, यानी डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लिया, मिटा रहे। चलो, जैसा कि हमने सेकेंड लॉ में ये देखा कि किसी प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेकेंड लॉ है केप्लर्स का, यानी केप्लर्स सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी केपलर का सेकेंड लॉ बेस है किस पे, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। अब आते हैं केपलर का थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोला जाता है। देखो थर्ड लॉ
के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो थर्ड लॉ में केपलर ने ये बोला कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, तो सबसे पहले एक बात समझो, टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड, अगर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करे तो वो एक रिवॉल्यूशन जितने टाइम में पूरा करेगा उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। डिनोट किससे करते हैं इसको, तो कैपिटल टी से। तो केपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये बोला कि किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो वो टाइम लेता है, यानी उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। यानी डैट मीन्स अगर हम इसको लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टेट that the square of time period is directly proportional to the cube of semi major axis of a प्लैनेट। यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, जहां आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। इसको एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट भी बोल सकते हैं। यानी ये जो आर जो है वो एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा सन से प्लैनेट का। हम जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है वो सन से वो हर टाइम इक्वल नहीं होता, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि सन से प्लैनेट का एक एवरेज डिस्टेंस, तो उस एवरेज डिस्टेंस को ही कंसीडर हमने यहाँ पे करें। तो कोई भी ऐसे भी इसको बोला जा सकता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इससे हमको क्या मिलेगा, तो अगर हम देखें तो किसी भी प्लैनेट के लिए उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसके एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये किसी भी प्लैनेट के लिए उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसके एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको डिराइव करते हैं कि क्या सही में ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो समझो, अभी जैसा कि हमने जब सेकेंड लॉ पढ़ा तो हमने ये बात बोला कि जो भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, किसकी वजह से, तो एक सेंट्रल फोर्स, और वो सेंट्रल फोर्स एक्चुअली में क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। तो अगर मान लो कि कोई प्लैनेट है जिसका मास m है, अगर वो v वेलोसिटी से सन के चारों तरफ अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर जो सेंट्रल फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, वो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर प्लैनेट का मास अगर m है, अगर सन का मास अगर कैपिटल m है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सन की वजह से वो हो जाएगा m अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ये बात समझ में, ये प्लैनेट का सेंट्रीपेटल फोर्स और ये प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगा वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू m अपॉन आर स्क्वायर। हियर कैपिटल m इज द मास ऑफ सन, m से m कैंसिल, r से एक r कैंसिल, इधर क्या बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, एक r कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक r बचेगा। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है तो अगर वो एक चक्कर लगाए, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अगर एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो 2 पाई, और एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, तो t लगता है। तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। और हमने ये भी पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। तो आपने पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर रख सकते हैं। तो v की जगह पे रख दे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन आर। यहाँ पे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा जो है ये है एंगुलर वेलोसिटी। फिर से ओमेगा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा के जगह पे अगर हम 2 पाई बाई टी सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन आर। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर इधर आएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, आर क्यू हो गया, नीचे कितना हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन
4π²। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा T²/R³, ये हो जाएगा 4π² अब इस इक्वेशन को देखिए, ये जो लास्ट में आपको इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन का RHS देखिए, 4π कांस्टेंट, G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, यानी ये पूरा RHS क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि T²/R³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझो, यहाँ पे अगर हम देखें RHS को, तो RHS में 4π² कांस्टेंट है, ये है G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, और M जो है वो मास ऑफ सन है, तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो किसी भी प्लानेट के लिए उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसके एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था हमारा थर्ड लॉ। तो ये थे हमारे तीनों लॉ केप्लर्स प्लानेटरी मोशन के। फर्स्ट लॉ में जिसमें हमने ये पढ़ा कि सारे प्लानेट अर्थ के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में, और प्लानेट का डिस्टेंस सन से क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। कभी प्लानेट सन से दूर होता है, कभी प्लानेट सन के काफ़ी नज़दीक होता है। सेकेंड लॉ में हमने ये पढ़ा कि जितने भी प्लानेट हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनकी जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और तीसरे लॉ में हमने ये पढ़ा कि किसी भी प्लानेट के लिए उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसके एवरेज डिस्टेंस का जो क्यूब होता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। उतार लिया, मिटा रहे। चलिए, मजा तो तब है जब क्वेश्चन बना ले आप। चलिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक के। इफ द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 years, how far it is from the sun? If the distance of earth is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। क्वेश्चन ये है कि अगर जुपिटर का टाइम पीरियड 11.6 ईयर हो तो उसका डिस्टेंस सन से कितना होगा। यदि अर्थ का डिस्टेंस सन से कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। चलिए वीडियो को रोक के खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं इंक डालूं। चलिए ट्राई किया आपने, देखते हैं। यहाँ पे दिया टाइम पीरियड जुपिटर का, टाइम पीरियड फॉर जुपिटर कितना है, 11.6 ईयर्स। अच्छा, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर्स। यहाँ पे अर्थ का डिस्टेंस दिया, एवरेज डिस्टेंस सन से कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन, यानी RJ का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, केप्लर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने अभी पढ़ा कि किसी भी प्लानेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसके एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट होगा, ये जुपिटर का जो कांस्टेंट होगा, ये इक्वल होगा किसके, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के स्क्वायर और उसके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के रेशियो के। अब इससे हमको RJ का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम इसी इक्वेशन को सजाए तो हमें मिलेगा RJ3, यानी कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इंटू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अब सबका वैल्यू तुमको पता है, ये 11.6, RE का वैल्यू 1.5 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 11.6 का स्क्वायर इंटू RE एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ क्यूब अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, जो कितना होता है, 1 होता है। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, उतना ही आएगा। अब इधर से अगर हम क्यूब हटाते हैं तो उधर क्यूब रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा RJ इज इक्वल टू 11.6 का पावर कितना हो गया, 2/3
इधर से क्यूब, तो क्यूब रूट हो गया, पावर पहले से 2 था, ये 2/3 हो जाएगा। अब ये 1.5 इंटू 10 टू दी पावर, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 का पावर 3/3। तो ये तो खत्म। इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करें, इसका वैल्यू अगर फाइंड करके मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 7.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने केपलर्स के थर्ड लॉ को यूज किया, यानी लॉ ऑफ पीरियड को। उतार लीजिए इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है। 2 प्लैनेट ऑर्बिट द सन, 2 प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट of radius r and 4r. Ratio of their period, ratio of their period will be, ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1/16, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/2। ट्राई कीजिए खुद से। चलिए देखते हैं, ट्राई किया खुद से आपने तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उनका रेडियस कितना है r और 4r। हमसे पूछा कि उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो लेट मान लो कि पहले प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड कितना है, t1 है, और दूसरे प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड t2 है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ t1 अपॉन r³ इक्वल होगा t2 अपॉन 4r का स्क्वायर। पहले प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड को हमने t1 मान लिया, तो t1 का स्क्वायर, और पहले प्लैनेट के लिए रेडियस कितना है r है, तो r³ इक्वल होगा t2 अपॉन 4r³। अब यहाँ से अगर हम देखें तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 4r का होल क्यूब, यानी t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू r से r कैंसिल 1/4 का पावर 3/2। तो यहाँ पे 1/4 का पावर कितना आया, तो 3/2 आया। 1/4 का पावर 3/2, इसको सॉल्व कर दो, हमें रेशियो मिल जाएगा t1 अपॉन t2 का। तो 1/4 का पावर 3/2 करेंगे, तो पावर 3/2 करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहले 1/4 का पावर 3 कर दो और उसके बाद से उसका अंडर रूट कर दो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √1/64। तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू हो गया 1/8, यानी ऑप्शन बी। उतार लीजिए इसको बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is orbiting the earth at a height of 7r above the surface, where r is radius of earth and another satellite orbits at the height of 3r from surface. Find the time period ऑफ सेकेंड सैटेलाइट। सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के। ट्राई किया आपने, चलिए
बनाते हैं। देखो क्वेश्चन है ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का मतलब क्या हो गया? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट उसको बोलते हैं जिस सेटेलाइट को अर्थ को ऑर्बिट करने में 24 घंटे लगे, यानी कि उसी को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को अर्थ को ऑर्बिट करने में कितने घंटे लगते हैं? तो 24 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को कितने हाइट पे? 7R। कहाँ से? तो सरफेस से, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक बात समझो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, तो उस कंफ्यूजन को करते हैं। यहाँ पे सेटेलाइट का जो डिस्टेंस दिया है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो डिस्टेंस दिया है 7R, वो तो सरफेस से दिया है। सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक R और जुड़ जाएगा। यानी अगर हम ये देखें तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा, अगर उसको हम R1 मान लें तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8R। फिर से समझो, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो हाइट दिया है कहाँ से? सरफेस से। तो सेंटर से कितना हो जाएगा? तो 8R हो जाएगा। टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए कितना होता है? तो 24 आवर। एक दूसरा सेटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है कितने हाइट पे? 3R फ्रॉम द सरफेस। तो उसका डिस्टेंस जो होगा अर्थ के सेंटर से वो कितना हो जाएगा? 4R। उसका टाइम पीरियड मान लो क्या है? T2। यही फाइंड करना है हमको, T2। अब चलो फिर से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, T1 स्क्वायर अपॉन R1 क्यू इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यू। अब यहाँ पे हमें T2 का वैल्यू निकालना है, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा T1 स्क्वायर इंटू R2 क्यू अपॉन R1 क्यू। अब वैल्यू रख दूँ, T1 स्क्वायर, T1 कितना है? तो 24 आवर। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है? तो 4R है। इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2/R1 का होल क्यूब, क्योंकि ये भी क्यू है ये भी क्यू है। तो R2 कितना है? 4R। R1 कितना है? तो 8R का होल क्यूब। R से R कैंसिल, ये हो जाएगा 2। तो हमें T2 स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 24 का स्क्वायर, यानी 24 इंटू 24 अपॉन, यहाँ पे क्या बचा है? 2 बचा है, और उसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको कटा दो तो ये कितना आ गया? 72। यानी T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √72, जो कि किसके बराबर होगा? 6√2 आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए उतार लीजिए। उतार लिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन in elliptical orbit as shown in figure. The ratio of OB and OA is R. The ratio of the speed एट ए एंड बी। फिगर इसमें दिया हुआ है कि अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे रेशियो दिया है किसका? ओ बी और ओ ए का। ओ बी और ओ ए का रेशियो दिया है, और हमको ए और बी पे जो अर्थ का स्पीड है उसका रेशियो फाइंड करना है। ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए 1/r, ऑप्शन बी √r, ऑप्शन सी r, एंड ऑप्शन डी r का पावर 3, 2/3। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई किया आपने, चलिए समझते हैं। तो केपलर के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि किसी भी प्लानेट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? कंजर्व रहता है। यानी एंगुलर मोमेंटम किसी प्लानेट का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर हम ए पे एंगुलर मोमेंटम देखें प्लानेट की और बी पे एंगुलर मोमेंटम, दोनों जगह पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ए पे। तो ए पे प्लानेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m। यहाँ पे प्लानेट की वेलोसिटी मान लो, स्पीड कितनी है? v है, तो m/v/a, और डिस्टेंस कितना है? OA। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v/r। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ अर्थ VA इंटू OA। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट बी,
इस पॉइंट बी पे जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा m, और इस पॉइंट पे मान लो कि जो वेलोसिटी है वो क्या है vb, तो ये हो जाएगा vb, और ये डिस्टेंस कितना है ob। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम दोनों पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम वी ए ओ ए इज इक्वल टू एम वी बी ओ बी। चलो एम से एम कैंसिल, वी ए अपॉन वी बी को इधर ला दो, डिवाइड कर जाएगा, उधर क्या बचा ओ बी अपॉन ओ ए, और ओ बी अपॉन ओ बी और ओ ए का रेशियो कितना दिया है, आर दिया, हेंस वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू आर। तो उनके स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी उधार लीजिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन को डिस्कस किया, तीनों लॉ को, उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जिनमें हम ग्रेविटेशन के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, वो मेरा वीडियो बहुत जल्दी आएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।